अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें उठा करके हम लोग और कुछ चीजों को हम देखेंगे। उसी श्रृंखला में हम लोग शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सक्रिय रहे और जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, उनके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे आचार्य नरेंद्र देव। बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी तो हम लोगों ने बीच बीच में कवर कर लिया है, ठीक है। अब जो कुछ बच गए हैं वो हम लोग यहाँ कवर करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव 1889 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये एक कई भाषाओं के जानकार, संस्कृत के विद्वान, स्कॉलर थे, सोशलिस्टिक नेशनलिस्ट थे, समाजवादी विचार के व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, समाजवादी थे, माने हिंसा पसंद नहीं करते थे, राष्ट्रवादी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रहे। बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग भी लिया, लेकिन फिर कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस के भीतर ही इन्होंने और भी और मेंबर्स ने मिलकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, जिसके बारे में हम आपको पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। 1934 में ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ये 34 से 48 तक थी। 48 में फिर ये टूट गई और उसी में से एक पार्टी निकली, सोशलिस्ट पार्टी, 1948 में। तो उसके भी फाउंडर रहे आचार्य नरेंद्र देव। और बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी भी 56 में जाकर के फिर टूट जाती है और बन जाती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और फिर कोई और पार्टी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी ये जुड़े रहते हैं। प्रिंसिपल काशी विद्यापीठ के ये प्रिंसिपल थे। बाद में वाइस चांसलर रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी ये वाइस चांसलर रहे हैं। एक्टिव इन पीसेंट मूवमेंट्स, ये कृषि आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बनाया था, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, फैजाबाद यानी अयोध्या में ये यूनिवर्सिटी इनके नाम पर चलती है। दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आचार्य विनोबा भावे। 1895 में इनका जन्म हुआ, 1982 में इनकी मृत्यु हुई। महाराष्ट्र के एक जाने माने समाज सेवी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे, गांधीयन एक्टिविस्ट। गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की जिम्मा आचार्य विनोबा भावे ने ही लिया था, इसलिए गांधी ने इनको अपना स्पिरिचुअल सक्सेसर कहा था। मेरे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, मेरे सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले यदि कोई है तो विनोबा भावे, ठीक है। गांधी के सर्वोदय सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था आजादी के बाद 1991 में। उसको हम देखेंगे क्या है। तो बेस्ट नोन फॉर भूदान मूवमेंट व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय सर्वोदय कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी, ठीक है। कंसीडर्ड एज नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, इनको भारत का राष्ट्रीय शिक्षक, ये कोई पेशे से शिक्षक नहीं थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लोग इनसे सलाह लेने जाते थे और अच्छी सलाह देते थे, तो इनको राष्ट्रीय शिक्षक का दर्जा भारत में मिला हुआ है। पहले भारतीय हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप, सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में दिया गया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है। फिलीपींस की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। किस लिए दिया जाता है, ये 6 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। थोड़ा डिटेल आप देख लेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को ये पुरस्कार मिला हुआ है। भारत की और भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में काम करने वाले पत्रकारों को, समाज सेवियों को, सिविल सर्वेंट्स को कई जगह पर ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये होमवर्क है आपके लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और भारत से अब तक कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ये आपका होमवर्क है। पहले जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला भारत से, वो थे विनोबा भावे। फिर इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला 1983 में, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट सत्याग्रही ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया था, तो उसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे। इनका बड़ा फेमस स्लोगन था जय जगत,
यानी पूरी दुनिया का भला हो, विक्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड, जय जगत। फाउंडेड ब्रह्म विद्या मंदिर, इन्होंने एक आश्रम, गांधी जी भी जगह जगह आश्रम खोलते थे, ये भी उसी लाइन पे चल करके आश्रम की स्थापना करते थे, जिनका नाम दिया गया था ब्रह्म विद्या मंदिर। खास करके ये जो आश्रम है ये महिलाओं के लिए होता था, जहां पर महिलाएं गांधीवादी सिद्धांतों के हिसाब से अपना सेल्फ रिलायंस, कुछ काम धंधा इत्यादि किया करती थी, ठीक है, आत्मनिर्भरता का कार्य यहां पर किया जाता था। वर्क्स, इन्होंने कुछ किताबें वगैरह भी लिखी हैं, ठीक है, कई भाषाओं में, कन्नड़ में, मराठी में, संस्कृत में, कई भाषाओं के विद्वान थे। तो इन्होंने स्वराज शस्त्र नामक एक किताब लिखी है, और दूसरा थॉट्स ऑन एजुकेशन, और भी बहुत सारे हैं। गीता का मराठी में ट्रांसलेशन किया है, गांधी से प्रेरित थे तो गीता से भी प्रेरित थे, ठीक है। इनको सम्मान देने के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजीराबाद झारखंड में स्थापित किया गया है। अब इन्होंने जो भूदान आंदोलन चलाया बहुत सक्सेसफुल रहा, और इसी कारण इनको कम्युनिटी लीडरशिप के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ये जो भूदान मूवमेंट है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। A land donation movement launched from पूचमपल्ली, तेलंगाना on 18th April 1951, 18 अप्रैल 1951, और अप्रैल के महीने में आचार्य विनोबा भावे तेलंगाना के पूचमपल्ली इलाकों में थे, और बहुत सारे हरिजन लोगों से ये मिल रहे थे, उनके कल्याण की बात ये करते थे, क्योंकि गांधी जी ने भी हरिजन उद्धार का कार्यक्रम किया, तो ये भी उसी प्रकार से काम करते थे। और फिर इनको पता चला कि इस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, लेकिन दूसरी ओर इनको मालूम था कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 5-5 हजार एकड़ की भूमि भी, उनके पास लाखों एकड़ भूमि भी, कई बड़े बड़े जमींदार हैं उनके पास होती थी। तो यहीं से इनका मन व्यथित हुआ, और 18 अप्रैल 1951 को ही इन्होंने तेलंगाना के पूचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और लोगों के पास जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आपके पास जितनी आवश्यकता से अधिक भूमि है उसको ऐसे लोगों को दान दिया जाए जो भूमिहीन है, ठीक है। तो ये एक वॉलंटरी तरीके से लैंड का डोनेशन करवाया जाता था, कोई फोर्सफुली या कानून द्वारा नहीं करवाया जाता था। लेकिन बाद में इस बात पर कानून जरूर बने कि जिन लोगों को ये भूमि मिल रही है भूदान के माध्यम से, वो आगे इस भूमि को कहीं सोल्ड आउट ना कर सके, वो उसको अपने लाइवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन और अपने खेती किसानी के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और खेती किसानी भी आधुनिक ट्रैक्टर, थ्रेसर और टेक्निकल तरीके से नहीं होगा, बिल्कुल परंपरागत ग्रामीण तरीके से होगा, क्योंकि गांधी जी मशीनीकरण के खिलाफ थे, ठीक है। तो ये था इनका भूदान मूवमेंट। इट अटेम्प्ट टू परसुएड वेल्दी लैंड ओनर्स टू वॉलंटरली गिव a percentage of their land to landless people। तो स्वाभाविक बात है, इसमें बड़े बड़े जिनके पास भूमिपति थे उनके पास जाया जाता था, और वॉलंटरी उनसे कहा जाता था भाई अपनी भूमि का कुछ हिस्सा जो भूमिहीन लोग हैं उनको दे दीजिए। ये जो पूरा भूदान मूवमेंट है इन्फ्लुएंस फ्रॉम सर्वोदय सिद्धांत, सर्वोदय जो सिद्धांत था गांधी का, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, उस सिद्धांत से प्रभावित था। इट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस एंड जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, इन्होंने भी एक्टिव पॉलिटिक्स से त्याग पत्र देकर के विनोबा भावे के इस मूवमेंट में बहुत टेक पार्ट किया था, और पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तमिलनाडु में वी रामचंद्र रेड्डी नाम के एक जमींदार थे, जिन्होंने विनोबा भावे की भूदान मूवमेंट में 900 एकड़ की भूमि दान में दी थी। खुद हैदराबाद के जो निजाम थे, 7 नंबर के निजाम मीर उस्मान अली, उन्होंने 14,000 एकड़ दान दिया था। राजा बहादुर गिरवर नारायण सिंह झारखंड के एक छोटे से प्रांत में इलाके का राजा थे, उन्होंने 1 लाख से भी ऊपर एकड़ की भूमि दान में दी थी। तो ऐसे बड़े बड़े दानदाता थे, 20,000, 25,000, 30,000, 5,000, 2,000, तो काफी मात्रा में भूमि का दान किया गया था। यही था भूदान आंदोलन, ठीक है। अब जो व्यक्ति 1 लाख प्लस एकड़ का भूमि दान दे रहा है, तो उसमें एक से ज्यादा गांव के गांव आ जाते थे। इसी प्रकार कुछ ने 20,000 एकड़ दिया तो उसमें पूरा गांव के गांव आ गया। तो ये भूदान आंदोलन आगे चल करके ग्राम दान आंदोलन बन गया, क्योंकि उसमें बड़े से बड़ा ग्राम भी दान में दे दिया जाता था, ठीक है। और इसके अंतर्गत कई बड़े बड़े गांव भूदान के रूप में दान में दिए गए। तो ग्राम दान मूवमेंट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ भूदान मूवमेंट
हमीरपुर उत्तर प्रदेश का पूरा एक गांव का गांव दान में मिला था। ठीक है, तो ये था भूदान मूवमेंट। इसके कई सारे लाभ हुए, बहुत सारे लैंडलेस लेबर्स जो थे जिन पर भूमि नहीं थी उनको भूमि जो है वो प्राप्त हुई। समाज में एक सहानुभूति की प्रेरणा मिलती है कि भाई जो चीज हमारे पास आवश्यकता से अधिक है हम ऐसे लोगों को दें जो उस चीज से वंचित है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय 1861 कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, 1944 में इनकी मृत्यु हुई। कलकत्ता के बहुत बड़े केमिस्ट्री के जानकार थे, भारत का पहले केमिकल इंजीनियर माने जाते हैं। ठीक है, तो पायोनियर ऑफ केमिकल रिसर्च इन इंडिया, भारत में रसायन का आधुनिक तरीके से अध्ययन करने में ये अग्रदूत थे। इन्होंने ही भारत में आधुनिक रसायन की नींव जो है वो रखी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी थे 1920 में। तो वैज्ञानिक तो थे ही, एक केमिस्ट, एक इंजीनियर भी थे, एक केमिस्ट भी थे, और फिर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। हिज रिसर्च वर्क इन आयुर्वेदा विद फ्रेंच केमिस्ट, इन्होंने आयुर्वेद पर काफी रिसर्च किया है फ्रांस के एक केमिस्ट के साथ में मिलकर के। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब यहाँ हिंदू केमिस्ट्री का मतलब हिंदू जाति धर्म पर नहीं है, हिंदू केमिस्ट्री का मतलब प्राचीन काल से लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और आधुनिक काल तक भारत में केमिस्ट्री के फील्ड में कौन कौन से खोज हुए हैं। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे जानकार हम लोगों ने एनसीईआरटी इंडिया में पढ़ा है। ठीक है, उसके बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। He established the first modern Indian research school in chemistry and regarded as the father of chemical science in India. इन्होंने भारत में रिसर्च के लिए पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक स्कूल केमिस्ट्री के लिए खुलवाया और इनको भारत में केमिकल साइंस का जनक माना जाता है। नोटेबल स्टूडेंट्स, ये खुद वैज्ञानिक थे और बहुत सारे छात्र इनसे पढ़े हुए हैं और वो खुद अपने आप में बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बोस, मेघनंद साहा, ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी, ज्ञानचंद्र घोष। ठीक है, इनमें से सुरेंद्र नाथ बोस को छोड़ दें तो बाकी सब के सब वैज्ञानिक थे। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बोस भी आईसीएस निकाले हुए इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्ड हिम, ने भी इनको सम्मान दिया है और ये यूरोप के बाहर के पहले व्यक्ति थे जिनको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने कोई सम्मान दिया है। फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने स्थापित किया था बंगाल में, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1906 के आसपास। ठीक है, उसका नाम रखा गया था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मरकरी नाइट्रेट, केमिस्ट्री के फील्ड में मरकरी की खोज पहले से हो चुकी थी लेकिन मरकरी नाइट्रेट की खोज इन्होंने किया था। अवार्ड्स एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम हिज डोनेशन, इन्होंने अपने पैसे से दो महत्वपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार स्थापित किए। एक नागार्जुन पुरस्कार जो कि केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता था और दूसरा आशुतोष मुखर्जी पुरस्कार जो कि जूलॉजी या बॉटनी के क्षेत्र में दिया जाता है। अरुणा आसफ अली, अगले महत्वपूर्ण हमारे जो फ्रीडम फाइटर में है अरुणा आसफ अली, 1909 से 1996। ठीक है, ये एक महिला कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता थी, एजुकेटर थी, शिक्षाविद थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और पब्लिशर भी थी। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। नॉन फॉर होइस्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और ग्वालियर टैंक में जब इस बात का ऐलान किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू करेंगे, उस समय कांग्रेस का झंडा फहराया था इन्होंने। ये इनमें इनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, हालांकि बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गई और फिर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। तो भले इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था लेकिन ये गांधीयन प्रिंसिपल से काम करती थी। ठीक है, ये हिंसा पसंद नहीं करती थी। वाइफ ऑफ आसफ अली, इनका असली नाम अरुणा गांगुली था लेकिन बाद में इन्होंने आसफ अली से विवाह किया और इनका नाम हो गया अरुणा आसफ अली। आसफ अली कौन थे? आसफ अली एक लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा भाग लिया है। ठीक है, फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत जो है आसफ अली को बनाया गया था और सेकंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के दूसरे गवर्नर इनको बनाया गया था। ठीक है, तो आसफ अली और अरुणा आसफ अली दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये फ्रीडम फाइटर थे दोनों। अवार्ड्स, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज,
जवाहरलाल नेहरू प्राइज, पद्म विभूषण और अल्टीमेटली 1997 में इनको भारत रत्न, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, वो मिला है। सी अलोंग विद जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी कार्यकर्ता थे, अरुणा आसफ अली एक साम्यवादी कार्यकर्ता थी, लेकिन दोनों कार्ल मार्क्स से प्रभावित तो थे लेकिन हिंसा पसंद नहीं करते थे। तो दोनों कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे और गांधी से भी प्रभावित, इसलिए इन दोनों को इकट्ठे कहा जाता है द पॉलिटिकल चिल्ड्रन ऑफ गांधी बट रीसेंट स्टूडेंट्स ऑफ कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के छात्र हैं और गांधी के राजनीतिक बच्चे हैं, इन दोनों को कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। मंथली मैगजीन, इन्होंने एक मंथली मैगजीन प्रकाशित किया था जयप्रकाश नारायण के साथ, सॉरी राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर के, इंकलाब। और एक और न्यूज़पेपर ये पब्लिश करती थी, पैट्रियोट, जो मैं यहां लिखा नहीं हूं, आप ध्यान रखिएगा, पैट्रियोट, जिसमें अरुणा आसफ अली और किसी एक और नारायण स्वामी करके कोई व्यक्ति उनके साथ मिलकर के पब्लिश करती थी, ठीक है। आजादी के बाद इनको दिल्ली का पहला मेयर बनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पर्सनालिटी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम शॉर्ट में बी आर अंबेडकर के नाम से जानते हैं। 1891 आज के मध्य प्रदेश के मऊ, जो कि एक कैंटोनमेंट एरिया था, छावनी एरिया थी, वहां पर इनके पिताजी, क्योंकि सेना में सूबेदार के पद में थे, तो ये थे तो असली जो है रत्नागिरी के, लेकिन रत्नागिरी से नौकरी के कारण मऊ आ गए थे। फिर मऊ में रहे और मऊ में जब इनके फादर रिटायर हो गए तो ये वहां से चले गए सतारा, और सतारा माने महाराष्ट्र में, और फिर वहां से उनकी मां की मृत्यु के बाद ये चले जाते हैं मुंबई, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी यात्रा। तो भीमराव अंबेडकर जो थे डिप्रेस्ड क्लास लीडर, दलित वर्गों के नेता, लॉयर, वकील भी थे, ज्यूरिस्ट, न्यायविद, पॉलीमैथ, एक से ज्यादा धर्मों को समझने जानने वाले, मानने वाले नहीं, पॉलीमैथ माने तो कई धर्मों का अध्ययन जिन्होंने किया हो, ठीक है। जर्नलिस्ट थे, फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। क्या नहीं थे? वैज्ञानिक नहीं थे, साइंटिफिक वैज्ञानिक नहीं थे, सोशल वैज्ञानिक तो थे। तो बहुत सारे कर्तव्यों का और बहुत सारे पदों का इन्होंने निर्वहन किया है। Born on 14 अप्रैल इन अ मराठी फैमिली एट मऊ, मऊ में इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल को। फिर ये वहां से सतारा चले गए, फिर सतारा से बंबई चले गए, ठीक है। इनके पिताजी के कुल 14 संतानें थीं, जिनमें से ये सबसे आखिरी के थे। पिता का नाम जरूरी नहीं है, पिता सूबेदार पद में थे और महार जाति के थे। महार जो कि एक अनटचेबल कास्ट माना जाता है, ये उस जाति से बिलोंग करते थे। और इन सब चीजों के कारण भीमराव अंबेडकर को आगे शिक्षा, समाज, राजनीति, सभी जगह उनको इन छुआछूत के जो दुष्प्रभाव है उनसे गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो अल्टीमेटली जब वो समझदार होते हैं तो मन बनाते हैं कि छुआछूतों के साथ जो समाज में अव्यवस्था चल रही है इसको वो दूर करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल सरनेम इनका था सकपाल, ठीक है। और बाद में ये अपना हाई स्कूल में जहां पर पढ़ते थे, एल्फिस्टन कॉलेज, वहां पर एक ब्राह्मण टीचर थे, वो इनसे बड़े प्रभावित थे और इन्होंने इनका नाम अंबेडकर जो है सरनेम बदल करके अंबेडकर कर दिया था। ओनली अनटचेबल एट एल्फिस्टन हाई स्कूल, एल्फिस्टन हाई स्कूल में पढ़ने वाले एकमात्र अछूत व्यक्ति थे। इससे यह पता चलता है कि उन दिनों अछूत को, क्योंकि जब अछूत माने जाते थे तो स्कूल इत्यादि भेजा ही नहीं जाता था। मैरिड एट द एज ऑफ 15 विद रमाबाई, रमाबाई इनकी पत्नी, 15 साल में इनका विवाह हो गया। ग्रेजुएटेड फ्रॉम एल्फिस्टन कॉलेज, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, उससे इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के साथ जो अपना ग्रेजुएट किया। और ग्रेजुएट करने के बाद फिर आगे इनको हायर स्टडी करनी थी, और हायर स्टडी करने के लिए ये आगे विदेश में जाना चाहते थे, लेकिन इनकी मजबूरी थी, पैसा काम बहुत ज्यादा नहीं थे। फिर इनको पता चला कि बड़ौदा में एक राजा है, गायकवाड़ राजा सयाजी गायकवाड़ थर्ड, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर हायर स्टडी के लिए ये स्कॉलरशिप देते हैं। उसकी परीक्षा होती है, उन्होंने परीक्षा दिया, ये परीक्षा पास कर गए। तो गायक जी शिवाजी गायकवाड़ ने इनको जो है स्कॉलरशिप दिया, और स्कॉलरशिप देके ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए 1913 में। उस समय उनकी जो अवस्था थी वो 22 वर्ष की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। जब वहां गए तो वहां एक
हॉस्टल में रहते थे, वहीं पर उनको एक पारसी व्यक्ति मिला जिनका नाम था नवल भथेना, जो कि पारसी व्यक्ति थे और फिर उनका आजीवन एक बहुत अच्छे मित्र उनके ये रहे। 1913 में गए थे, 2 साल में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने एमए करने के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने थीसिस भी वहां पर दिए। पहला थीसिस जो इन्होंने लिखा था वो था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, प्राचीन काल में भारत में वाणिज्य की क्या स्थिति थी, उस पर उन्होंने अपना एक थीसिस लिखा था। इसी दौरान वो एक अमेरिकी फिलोसोफर थे जॉन डेवी, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनके डेमोक्रेसी सिद्धांत से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अपने एमए करने के दौरान ही उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण थीसिस लिखा था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। तीसरा थीसिस लिखा था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फिर ये लंदन आ गए और लंदन में इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए और इकोनॉमिक्स में आगे एमए किया, फिर पीएचडी किया। ये आ गए कहां, इंग्लैंड आ गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने 1916 में भर्ती हो गए, ठीक है। लेकिन इनका 1917 लगते लगते तक इनका जो स्कॉलरशिप का पीरियड था वो खत्म हो चुका था, अब इनके पास पैसे नहीं थे और तो ये वापस लौट के आ गए भारत। और जब भारत वापस में लौट के आ गए तो ये जो गायकवाड़ राजा थे, सयाजी गायकवाड़, ये जिस बच्चे को स्कॉलरशिप देते थे, जब वो लौट के भारत आता था तो उसको कम से कम 1 साल बड़ौदा स्टेट में कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ती थी, ये कंपलसरी था, इसी शर्त पे स्कॉलरशिप दिया जाता था। तो अंबेडकर को भी बड़ौदा स्टेट में 1 साल काम किया। 1917 में ये भारत आ गए, बड़ौदा स्टेट में इन्होंने काम किया। 1 साल काम करने के बाद इनका पीएचडी अधूरा रह गया था, तो ये फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंच गए और वहां से उन्होंने जो है वहां से अपना पीएचडी वगैरह किया। लेकिन पीएचडी करते करते उनको 1921 तक का टाइम लग जाता है। तब तक ये 1916, 17, 18 इंडिया में थे। इस दौरान इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। पहला तो ये कि बड़ौदा स्टेट में इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी करनी थी 1918 में। वहां से जब ये छोड़े 8-9 महीने वहां पर काम किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर ये मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के, जहां पर स्टूडेंट्स और टीचर सभी इनको अछूत मान करके इनका बड़ा घोर अपमान किया करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स तो धीरे धीरे इनकी विद्वता को देख करके इनसे प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही टीचर इनके साथ उठते बैठते नहीं थे, प्यून वगैरह इनको पानी नहीं देते थे, अनेक प्रकार की छुआछूत का व्यवहार उनके साथ यहां पर किया है, ठीक है। इसके बाद ये फिर लौट गए कहां, लंदन लौट गए और लंदन लौट के उन्होंने अपना पीएचडी पूरा किया और एक थीसिस लिखा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। 1921 में उनका ये पीएचडी का थीसिस था, बहुत इंपॉर्टेंट थीसिस 1921 में इनके द्वारा लिखा गया था, जिसमें भारतीय रुपए की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी क्या समस्या, इसकी क्या समाधान। बाद में इसी थीसिस के आधार पर 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल्टन यंग कमेटी बनाती है और फिर इस कमेटी के द्वारा आरबीआई की स्थापना का रिकमेंडेशन किया जाता है। तो आरबीआई की स्थापना के पीछे है हिल्टन यंग कमेटी और हिल्टन यंग कमेटी के पीछे है अंबेडकर का ये वाला थीसिस। तो इनडायरेक्टली अंबेडकर ने आरबीआई को एस्टैब्लिश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। 1919 में जब भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनना था भारत के लिए, तो ब्रिटेन की सरकार ने इनको उस एक्ट में सलाह लेने के लिए लंदन बुलाया था और इस एक्ट में इन्होंने सलाह भी दिया था, जिसमें इन्होंने दलित जाति के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, जिसको हालांकि ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सुझाव अंबेडकर ने इस कमेटी के बनने में दिया था। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाने के लिए लंदन में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था साउथ बोरो कमेटी। और इस कमेटी में अंबेडकर को भी बुलाया गया था और अंबेडकर से सलाह ली गई थी। फिर 1921 में तो इन्होंने अपना पीएचडी कर लिया। ये भारत में रहते हुए इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और 1926 में इन्होंने अपना लॉ की पढ़ाई पूरी की, लॉयर बन गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने लॉयर का प्रैक्टिस करना शुरू किया। इन्होंने अपना सबसे पहला केस ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ा था, जिसमें 3 नॉन ब्राह्मण जाति के लोग थे और ब्राह्मणों ने उन पर केस किया था और इस मामले में बी आर अम्बेडकर की जीत हुई थी। और यह पहला मामला था जब ब्राह्मण जैसे एक वर्चस्वशाली से नॉन ब्राह्मण टाइप के लोग
जीते थे और यहां से अंबेडकर की काफी ख्याति होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, इस दौरान इन्होंने भारत में कई संस्थान स्थापित किए और सभी का उद्देश्य था भारत में अछूतों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसको दूर करना, अछूतों को भी समानता का व्यवहार देना, अछूतों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके लिए सर्विस, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल करना, ये तमाम गतिविधियों के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बॉम्बे में, और इसका काम यही था कि जो बहिष्कृत लोग माने जाते हैं, अनटचेबल्स लोग हैं, उनके वेलबींग के लिए काम करना। दूसरा उन्होंने बनाया था डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन 1924, जिसका उद्देश्य था जो अछूत जाति के लोग हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास करना। समाज समता संघ 1927, जिसका उद्देश्य था कि जो अनटचेबल्स माने जाने वाले लोग हैं वो भी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, सभी मानव जाति एक है, इस प्रकार की भावना को बढ़ाना, इक्वालिटी की फीलिंग लाना। पीपल एजुकेशन सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए जो अनटचेबल्स माने जाते थे उनके लिए अनेक स्कूल कॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी उन्होंने किया। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन के साथ अंबेडकर ने भी चर्चा किया था और साइमन कमीशन को बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ओर से नियुक्त किया गया था अंबेडकर को कि आप साइमन कमीशन के साथ मिलकर के बात कीजिए। ठीक है, 1928 में इन्होंने महद सत्याग्रह, बॉम्बे में एक सत्याग्रह चलाया जिनका नाम था महद नामक जगह से महद सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह के दौरान इन्होंने हिंदुओं की जो एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है मनुस्मृति, उसको कंडेम किया, उसकी बुराई की और हजारों कापियां मनुस्मृति की पब्लिकली जलाई गई। तारीख था 25 दिसंबर 1928। उस बार से हर साल जो अंबेडकर के फॉलोवर्स हैं, अनटचेबल्स लोग हैं, वो 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस, दहन माने बंद कर देना, के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कालाराम टेम्पल मूवमेंट, मंदिरों में अछूतों को नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन इन्होंने नेतृत्व किया दलितों का कि मंदिर में हम प्रवेश दिलाएंगे। तो कालाराम टेम्पल मूवमेंट 1930 में महाराष्ट्र के नासिक में शुरू हुआ, जिसमें 15,000 वॉलंटियर्स ने भाग लिया था। यह अलग बात है कि बाकी उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जो क्या है हम पहले से जानते हैं। टुक पार्ट इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, हम ये भी जानते हैं, सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में ये प्रिंसिपल रहे 1935 से 37 तक। इसी दौरान उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई 1936 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और उसने चुनाव लड़े, और जब चुनाव लड़ा बंबई से तो कुल 17 सीटों में अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिनमें 14 सीटों में इनकी जीत हुई, और यहां से अंबेडकर का नाम एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभरा। ठीक है, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताब और कुछ पेरियोडिकल्स इन्होंने छापे। पेरियोडिकल्स माने एक निश्चित अंतराल में आने वाली मैगजीन, 15 दिन में, महीने भर में, उनको बोला जाता है पेरियोडिकल्स। ठीक है, पहले पेरियोडिकल्स देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पेरियोडिकल्स हैं मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता, और चौथा इंपॉर्टेंट है हु वर द शूद्रास। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण उनके पेरियोडिकल्स हैं। बुक्स में देखते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, यानी कास्ट माने जाति का शून्यीकरण, शून्यीकरण माने जाति ना हो, भारत से जाति खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और इसी बात पे वो गांधी से चिढ़ते थे, क्योंकि गांधी जी कहते थे कास्ट को होना ही चाहिए। तो गांधी और इनके बीच में कहां-कहां दिक्कतें थी वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, दूसरा इनका महत्वपूर्ण किताब है वेटिंग फॉर वीजा। ये 20 पन्ने की उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो 1935 दिसंबर के आसपास शुरू की गई, जो जनवरी में खत्म हुआ है। ठीक है, ये इतनी महत्वपूर्ण 20 पन्नों की ऑटोबायोग्राफी है कि इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से इन्होंने पढ़ाई किया था, वहां पर उसको एक टेक्स्ट बुक का दर्जा हासिल है। ठीक है, थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में जब कराची सम्मेलन हुआ मुस्लिम लीग का, और उन्होंने अपने लिए एक अलग पाकिस्तान मांगने की बात कही, तो इन्होंने किताब लिखा था थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 400 पन्ने की किताब है, जिसमें उन्होंने बताया था पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्यों मांगा जा रहा है, पाकिस्तान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो शुरू में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के समझौता करें, और जो इलाके मुस्लिम बहुल हैं वो मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया, मुस्लिम लीग के सुपुर्द कर दिया जाए, और इस प्रकार से भारत का विभाजन बच सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इनकी बात को नहीं सुना गया, और अल्टीमेटली विभाजन हो गया। और जब विभाजन हुआ तो इन्होंने विभाजन को जस्टिफाई किया, इनकी आलोचना नहीं की कि क्यों ठीक है, समर्थन किया कि ठीक है विभाजन हो गया। ठीक, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग आगे अंबेडकर के बारे में देखेंगे। अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। ठीक है,
और इनके बारे में, इनकी फिलॉसफी, इनका लाइफ स्टाइल सब कुछ जानना हमारे लिए जरूरी है। तो बहुत कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।